नमस्कार, हकीकत न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी सतंकिता। चलिए बढ़ते हैं मुख्य खबर की ओर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता उमंग सिंघानी मंगलवार को रीवा में पत्रकारों से चर्चा के दौरान प्रदेश की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए। उन्होंने आरोप लगाया कि रीवा अपराध का गढ़ बनता जा रहा है और इसके लिए प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल जिम्मेदार हैं। सिंघानी कहा कि मध्य प्रदेश में प्रतिदिन औसतन 4 आदिवासी अपराध का शिकार होते हैं। साथ ही नशाखोरी और महिला अपराधों को लेकर भी उन्होंने सरकार को घेरा और कहा कि अपराध पर अंकुश लगाने की बजाय सत्ता पक्ष मौन है। तो मैंने उन्हें कहा कि प्रदेश के अंदर 500 फार्मास्यूटिकल की एमएससीबी की यूनिट्स थी, क्यों प्रदेश के अंदर बंद हो गई? 400 यूनिट बंद हो गई। और जिस प्रकार से अमानक दवाइयों की बात है, सरकार ऐसे लोगों को बढ़ावा देना चाहती है जो अमानक दवाई बाजार में बेच रहे हैं। सरकार आपके यहाँ के रीवा के उप मुख्यमंत्री स्वास्थ्य विभाग क्यों नहीं कार्रवाई करते, चाहे अस्पताल हो चाहे दुकानों पे? तो क्या आप अगर कार्रवाई नहीं कर रहे तो मतलब आप ही अमानक दवाई हमको बिकवा रहे हैं? मैं समझता हूँ कि सरकार को इस पर तत्काल संज्ञान लेना। कांग्रेस लगातार वोट चोरी का आरोप है, लेकिन चुनाव आयोग जवाब देने की बजाय संवैधानिक एक निष्पक्ष संस्था है, लेकिन जिस प्रकार से चुनाव आयोग की कार्यशैली आपने देखी पिछले 11 साल के अंदर, कांग्रेस के समय यह स्थिति नहीं थी, लेकिन अभी चुनाव आयोग जिस प्रकार से एक रबर स्टाम्प के रूप में काम कर रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ, और आप सब वोट डालते हैं, आप सबको अधिकार है कि वोट सही गया गलत गया। अब चुनाव आयोग कहता है गोपनीयता भंग होगी। अगर पूरे विश्व के अंदर या ईवीएम बंद हो चुकी है, सिर्फ 2-4 देश बचे हैं, इसमें एक भारत है, तो क्यों नहीं आप बंद करना चाहते ईवीएम? रही बात, अगर दावे आपत्ति लगती है जो आप चुनाव के समय लगाते हैं 6, 7, 8 के अंदर, किसका नाम जुड़ा किसका घटा, उसमें चुनाव आयोग दावे आपत्ति के बाद जिस प्रकार से गोपनीयता बना के रखता है, तो क्यों बना के रखता है? क्या आम जनता को अधिकार नहीं है, आम वोटर को अधिकार नहीं है कि उसका नाम जुड़ा कि नहीं जुड़ा? तो मैं समझता हूं कि ये बड़ी हेराफेरी है और बहुत स्मार्टली किया जा रहा है। वोटर लिस्ट को किस प्रकार से आखिरी वोटर लिस्ट को छुपा के काम करना, तो मैं समझता हूं कि लोकतंत्र के अंदर ये लोकतंत्र की हत्या का प्रयास है। चुनाव आयोग हो या भारतीय जनता पार्टी की सरकार। आपने कहा कि मध्य प्रदेश में भी ये आशंका है, आपके पास क्या उपचार है? भारतीय जनता कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं? मेरा आपसे ये देखिए, ऐसा है कि हर पार्टी अपने हिसाब से चुनाव की रणनीति बनाती है, तो मैं समझता हूं कि क्या भारतीय जनता पार्टी उस वादे को पूरा कर पाएगी 5 साल? तो मैं समझता हूं कि यही वादा जब पूरा नहीं होगा तो सरकार बीजेपी के खिलाफ उसको ये पाला पड़ेगा। मैं समझता हूं आने वाले समय भी कांग्रेस, अभी चुनाव के समय 3.5 साल है, लेकिन मैं यही कहना चाहता हूं कि आप अपने परिवार को, अपने परिवार के व्यक्ति को नौकरी में कैसे मिले, कैसे पिछड़े को आरक्षण मिले, कैसे बेरोजगार के लिए सरकार लोन दे, इन पे होना चाहिए चर्चा, ना कि आप किसी का वोट खरीद के आप 5 साल सरकार को भूल जाते हो। ना आप किसान को खाद दे पा रहे हो, ना किसान को बिजली दे पा रहे हो, ना युवाओं को नौकरी दे पा रहे हो, ना आप परीक्षाओं के जिस प्रकार से भर्ती घोटाले हो रहे हैं, इस प्रकार से आपने कहा कांस्टेबल परीक्षा के अंदर 9 लाख लोगों ने फॉर्म भरे, 6 लाख उसमें पार्टिसिपेट किया, लेकिन किस प्रकार से लोग नाम पर किसी का परीक्षा और कोई दे रहा। तो ये जनता को जागरूकता की आवश्यकता है। मैं समझता हूं कि हर व्यक्ति को ये देश, ये प्रदेश, ये गांव हमारा है, जब भी पूरा इससे हम लड़ाई लड़ सकते हैं। बीजेपी को पूरा वादा करना है। इन्होंने कहा कि हम प्रदेश के अंदर निवेश लाएंगे, कागजों पे निवेश है, इन्वेस्टर मीट हो गई, जनता के पैसे से मुख्यमंत्री जा रहे हैं, जापान जा रहे हैं, दुबई जा रहे हैं, लेकिन क्या प्रदेश में निवेश आया? तीसरा,
क्या इन्होंने कहा था कि किसान को हम 8 से 12 घंटे बिजली देंगे और गांव के अंदर 24 घंटे बिजली देंगे और फलिये के अंदर, टोले के अंदर 24 घंटे बिजली रहेगी। तो क्या प्रदेश के अंदर 24 घंटे बिजली हर टोले में आई? अगर आई है, मुझे बताया, उमंग सिंघार अपने पद से इस्तीफा देने को तैयार है। खुली बात करता हूँ। तो रही बात खाद की बात, खाद को लेके भी आपने इनके घोषणा पत्र में कहा था, तो आप देख सकते हैं किसान खाद को लेके कैसे परेशान है, लाइनें लग रही है। तो मैं समझता हूँ कि सरकार भर्ती घोटालों निष्पक्ष रहेगी, लेकिन भर्ती घोटालों के अंदर किस प्रकार से लाखों लोगों का भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा। पिछड़ों की बात करी थी इन्होंने कि हम 27% और पिछड़ों की बात करेंगे, लेकिन यही सरकार करोड़ों रुपए देके सुप्रीम कोर्ट के अंदर पिछड़ों का आरक्षण रोकना चाहती परीक्षा में। तो मैं समझता हूं कि सरकार हर मामले में फैल रही है, चाहे कानून व्यवस्था पे, चाहे किसान पे, चाहे युवाओं पे। और रही बात, कर्ज लेके घी पी रही है। कर्ज मुक्त करने की बात करी थी प्रदेश को, हर महीने, हर 2 महीने 5,000 8,000 रुपए आप कर्ज ले रहे हो। हजारों करोड़ की कीमती जमीनें आपके रीवा शहर की सस्ते भाव में बेची जा रही है। क्यों बेची जा रही है? भूमि अधिग्रहण नियम 2013 ये कहता है कि बाजार मूल्य से आप बेचेंगे या खरीदेंगे, तो क्यों नहीं? क्यों आप गाइडलाइन के नाम से बहाना करके आप अपने लोगों को फायदा पहुंचाना चाह रहे हैं? बताए उप मुख्यमंत्री राजेश टोपी। थैंक यू। सभी पत्रकार बंधु, सम्मानित कमलेश्वर पटेल जी, सम्मानित जिला कांग्रेस के अध्यक्ष शर्मा जी, जिला शहर के अध्यक्ष लखन जी, महापौर जी, युवा पाता हूं, जिस प्रकार रीवा के स्वास्थ्य मंत्री, उप मुख्यमंत्री इतने सालों से जो रीवा पे दाग लगा हुआ है कोरेक्स को लेके, अवैध नशे को लेके, तो दाग नहीं ढो पा रहे। तो मैं उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल जी से जानना चाहूंगा कि आप जिस रीवा के रहने वाले हैं, क्या अभी तक आप रीवा को नशा मुक्त क्यों नहीं बना पाए? यहाँ के सम्मानित कांग्रेस के पदाधिकारी साथी बता रहे थे कि जगह जगह क्वार्टर की तरह कोरस की बोतलें मिलती नालियों में। तो क्या उप मुख्यमंत्री जी आज सक्षम है कि अपने रीवा शहर जहां से आप जीतते हैं, इसको लेके आप दिल से, ईमानदारी से पहल नहीं कर पा रहे? तो ये बड़े दुख की बात है एक स्वास्थ्य मंत्री के लिए। प्रदेश का उप मुख्यमंत्री जिसके पास स्वास्थ्य विभाग है, वो अपना ही गृह जिला, गृह नगर को नशे से मुक्त नहीं कर पा रहा। बड़े शर्म की बात। साथियों, इस बारे में हमने विधानसभा में भी बात उठाई थी ड्रग को लेके। एमडी ड्रग जिस प्रकार से प्रदेश के अंदर, भोपाल के अंदर 1800 करोड़ की पकड़ाई, फिर कई ऐसे लोग जिनके भारतीय जनता पार्टी से तार थे, जो भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष भी रहे। तो मैं क्या बीजेपी से पूछना चाहता हूं कि क्या आप ऐसे लोगों क्यों आगे बढ़ा रहे हैं? क्या कहीं ना कहीं अपरोक्ष रूप से बीजेपी के किन नेताओं का हाथ है वो प्रदेश के युवाओं को आप क्यों नशे की ओर धकेल रहे हो? सरकार लीपापोती करना चाहती हर जांच को लेकर। हमने सदन में प्रदेश की बात करी, ओबीसी आरक्षण की बात करी, सुप्रीम कोर्ट में 13% आरक्षण की सरकार अपनी तरफ से एफिडेविट नहीं देना चाहती, पिछड़ों को पीएससी के अंदर आरक्षण नहीं देना चाहती। तो सरकार वोट तो लेना चाहती है ओबीसी के, लेकिन उनको उस वर्ग के साथ न्याय नहीं करना चाहती। गिरगिट की तरह रंग बदलती रहती है।
ऐसे ही किसानों की बात आपके क्षेत्र में भी है, पूरे प्रदेश के अंदर किसानों को लेके सरकार के मंत्री विधानसभा के अंदर जवाब देते रहे कि हर किसान को खाद मिल रही है, किसी को कोई लाइन में लगने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जैसा आप मीडिया से जानकारी मिलती है, कई किसान संगठन पार्टी के लोग भी कहते हैं कि किसान लाइन में खड़ा है, पुलिस की झड़प हो रही है, खाद की लूटमार हो रही है, कालाबाजारी हो रही है, नकली खाद बिक रही है, लेकिन सरकार के मंत्री और मुख्यमंत्री के कानों में जू तक नहीं रखा। इसीलिए हमने सरकार को एक भैंस की तरह बताया कि भैंस के सामने बिन बजाओगे तो कुछ नहीं होगा। हमारे साथी विधायकों ने सबने इस प्रकार से हमने एक्ट किया ताकि जनता समझे कि किस प्रकार से सरकार आम जनता की बात नहीं सुनना चाहती। साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, कई मामले हैं, चाहे वन भूमि के पट्टों के मामले हैं, उस पर सरकार को जब जगाते हैं, हमारे साथ हम लोग नेपा नगर गए थे, कमलेश्वर जी भी हमारे साथ गए थे, वहां से हमने आदिवासियों की बात और अन्य समाज के लोग जिनका सदियों से जंगल की जमीनों पे काबिज है, 2006 के पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2006 के पहले वालों को देना पड़ता है, लेकिन क्यों नहीं दे पाए? और अवैध कब्जे होते हैं तो इसके अंदर सरकार के कौन लोग है, फॉरेस्ट कैसे कौन लोग हैं जो कब्जे करवा रहे हैं? हमने मुख्यमंत्री जी से बात करी, सदन में हमने मांग उठाई कि इसको आप, जब आज की जमाने में एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है, साक्ष्य की आवश्यकता है, तो आपके पास हर मोबाइल में गूगल सैटेलाइट रहती है, इमेजरी सबके पास, तो आप गूगल इमेजरी को प्रमाण क्यों नहीं बनाते? हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें कहा था, तो फिर सरकार ने अभी जब हम कांग्रेस के विधायकों ने इस बात को रखा पक्ष को, प्रदेश के पूरे 1.5 लाख से ज्यादा पट्टे पड़े हैं पेंडिंग, सरकार ने उसको माना कि अब हम सैटेलाइट से सर्वे कराएंगे। लेकिन कहना अलग बात है, करना अलग बात है। अब करा पाती कि नहीं करा पाती, आने वाले 1-2 महीने में पता चले। मैं समझता हूँ किसी की भी जमीन का अक्षांश देशांश देखना कोई बड़ी बात नहीं, 2 मिनट में डालोगे आपको मोबाइल पे दिख जाते कि सरकार के पास सब डेटा है 20 साल 30 साल पुराना, कि यहाँ पर काबिज है कि नहीं या जंगल है कि नहीं। तो मैं समझता हूँ कि अब करना नहीं करना अलग बात है, तो भुगतान किया जा रहा है। जल जीवन मिशन को लेके किस प्रकार से आप जानते हैं कि यहाँ पर प्रदेश के में भी एक बड़ा घोटाला हुआ, तो 125 करोड़ का इस जिले में मऊगंज विशेष रूप से यहाँ के एएनसी क्या कर रहे हैं आप जानते हैं कि उस पर भी किसका हस्त है, उप मुख्यमंत्री जी के क्यों खास है। तो मैं समझना चाहता हूँ कि रायन शुक्ल जी को इसका जवाब देना चाहिए। स्वास्थ्य सुविधाएं अस्पतालों में क्या स्थिति आपको पता ही है, और मेरे से बेहतर लगता है कि उप मुख्यमंत्री जी बताएंगे कि किस प्रकार से रीवा में स्वास्थ्य की सुविधाओं में फर्जी घोटाले चल रहे हैं। और मैं अंत में यही कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से एक लड़ाई चल रही है पूरे देश के अंदर, आपने देखा कि राहुल गांधी जी ने जो चोरी की बात करी है, वोटों की बात करी है, वो अपनी जगह है। एक ही घर में 100 लोग निकल रहे हैं, एक ही वोटर लिस्ट में एक ही व्यक्ति के नाम निकल रहे हैं। ऐसे ही प्रदेश के अंदर आपसे मैं जवाबदारी से कह सकता हूं कि कई ऐसी विधानसभा सीटें हैं जिसपे सरकार ने वोट बढ़ाए, फर्जी वोट बढ़ाए और सीटें जीती। कल इसकी हम लोग भोपाल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, कांग्रेस मध्य प्रदेश कांग्रेस। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश का चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी ने फर्जी तरीके से जनमत हासिल किया। 160 से अधिक अगर इनके हैं एमएलए, वो जीते हैं तो फर्जी मतदाता सूची, फर्जी वोटर के कारण जीते हैं।
नहीं तो कांग्रेस की सरकार बनती है। तो मैं समझता हूं कि राहुल गांधी जी ने पूरे देश में एक लोकतंत्र की बचाने की बात करी है, और उस लड़ाई में कांग्रेस पार्टी ने, जैसे अभय भाई पे घटना घटी, पूरी कांग्रेस पार्टी आज हम लोग आए हैं। तो झूठा प्रकरण किया गया, पूर्व त्रिपाठी विधायक ने किस प्रकार से डीएसपी एक महिला अधिकारी के साथ व्यवहार किया, दुर्व्यवहार किया कह सकता हूं, तो किस प्रकार से दबाव बनाया गया, तो इसकी मैं भर्त्सना करता हूं। तो मैं समझता हूं कि इस प्रकार की अगर कोई भी बात होगी, पूरी कांग्रेस पार्टी साथ में खड़ी रही, कोई भी कांग्रेस का विधायक हो, चाहे कांग्रेस का कार्यकर्ता हो, चाहे कांग्रेस का पदाधिकारी हो, हम सबके लिए पूरी मजबूती के साथ खड़े। आज इसीलिए हम रीवा में आए हैं, और मैं समझता हूं कि अगर इस प्रकार के अधिकारी अगर इस प्रकार से किसी बीजेपी के दबाव में ऐसी हरकतें करेंगे, तो अगली बार तैयार रहें। तो अधिकारियों को लिस्टेड किया जाएगा, और आप पे भी कार्रवाई होगी। आपके खिलाफ भी मानव अधिकार में जा सकते, ये ना सोचे कि नहीं जा सकते, आपके खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट जा सकते। तो अगर आप अपना करियर बचाना चाहते हो तो निष्पक्ष रहो, जनता के लिए काम करो, ये मैं खुली बात कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। और जिसकी आज यहाँ से कल दिल्ली में राहुल गांधी जी, खड़गे जी और इंडिया अलायंस के सभी नेताओं ने शुरुआत की, वोट सत्याग्रह की, और आज उसकी शुरुआत रीवा में भी होने जा रही है। किस तरह से एक वोट की कीमत थी हमारे लोकतंत्र में, आज अगर हम कहें कि हमारी जो नींव थी वो एक वोट पे लोकतंत्र की मजबूती की थी। पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किस तरह से 2014 के बाद हमारे लोकतंत्र का गला घोटने का काम किया है। एग्जिट पोल फेल, जितनी भी एजेंसियां, जितने भी सर्वे रिपोर्ट, यहाँ तक कि इंटेलिजेंस की रिपोर्ट भी फेल हो जाती है। इस बार के इंटेलिजेंस रिपोर्ट में ये था कि 131 सीटें कांग्रेस की आ रही मध्य प्रदेश में। आपके छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में सभी जगह सरकारें बन रही थी। आपका लोकसभा में भी जिस तरह से वोटों की करोड़ों संख्या बढ़ी, ये उसका जीता जागता उदाहरण है। और भारतीय जनता पार्टी एकदम से पता नहीं कहां से कौन से आंकड़े लेके आती है और पूरी तरह से सत्ता में काबिज हो जाती है। और उनका मैनेजमेंट का जिस तरह से राहुल गांधी जी ने फर्जी वोटर्स का भंडाफोड़ किया है, वो सबसे बड़ा उदाहरण है। और हम समझते हैं कि ये लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। आज पूरे देश के प्रत्येक व्यक्ति को इस लड़ाई से लड़ने में सहभागिता निभानी होगी। एक आज नया तरीके का एक जमाने में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, पूज्य महात्मा गांधी जी, सरदार पटेल जी ने, मौलाना अब्दुल कलाम ने देश को आज़ादी दिलाने के लिए बहुत सारे सत्याग्रह, बहुत सारे आंदोलन किए थे। आज उसी तरह की फिर से आवश्यकता पूरे देश में आ चुकी है कि हम सारे लोग मिलके, आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, और हम सारे देश के, चाहे राजनीतिक दल हैं, चाहे आम जनता जनार्दन है, सबको अपनी ताकत को पहचानना होगा। हमारी ताकत एक वोट में है, और एक वोट की जो कीमत जिस तरह से सरकार बनने के बाद आज हर जगह जहां आप नजर दौड़ाएं, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है, सिर्फ लूट मची हुई है। आज आप देखिए स्मार्ट मीटर के नाम पे, स्मार्ट मीटर जहां जहां लग गए हैं, 5,000 से कम किसी का बिजली का बिल नहीं आ रहा है। 1200 रुपए, 1250 रुपए लाडली बहना में दे रहे हैं 3,000 कह के, और दूसरी तरफ बहनों को तो 1250 दे रहे हैं, दूसरी तरफ जीजा के जेब से 5,000 रुपए महीने में स्मार्ट मीटर के नाम पे शुरू हो गया है। और बहुत लोगों के 20-20, 25-25 हज़ार बिजली के बिल आ रहे हैं। बिजली 12 घंटे भी नहीं मिल रही है, किसानों को भी नहीं मिल रही है, अघोषित कटौती हो रही है, ट्रांसफार्मर जले हैं, बदले नहीं जा रहे हैं। ये सबसे बड़ी समस्या है। आज किसान यूरिया को लेके, सबसे ज्यादा यूरिया डीएपी खाद को लेके परेशान है। सरकार पूर्ति नहीं कर पा रही है, यहाँ तक कि किसानों के ऊपर डंडे तक बरसाए जा रहे हैं, लाइनों में लगे हैं, महिलाएं लाइन में लगी हैं। तो ये जो हालात है, ये मध्य प्रदेश के हालात है। और आपने अभी देखा ही होगा, पहली बारिश में प्रधानमंत्री जी ने यहाँ का लोकार्पण किया था एयरपोर्ट का, पहली बारिश में बाउंड्री वॉल बह गई।
और ऐसे ही पता नहीं कितने पुल पुलिया, कितनी सड़कें बह गई, सीधी सिंगरौली राष्ट्रीय राजमार्ग भी बह गया, बनता है और बह जाता है, 14-15 साल से बन रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर स्तर पे फेल हो चुकी है। स्वास्थ्य व्यवस्था, सबसे खराब अगर स्वास्थ्य व्यवस्था है तो मध्य प्रदेश की वर्तमान में है। आप किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में चले जाइए, आपको वहां उपचार नहीं मिलेगा। मजबूरी में सबको प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना पड़ता है और लंबे चौड़े बिल का भुगतान करना पड़ता है। बहुत सारे गरीबों को, किसानों को हम जानते हैं कि अपनी जमीनें गिरवी रख रख के मुक्ति दिला रहे प्राइवेट हॉस्पिटलों से। और एक तरफ जो आपका जो कार्ड बना हुआ है आयुष्मान कार्ड, उसका भी पैसा निकल जाता है और साथ साथ अपने घर का भी पैसा देना पड़ता है। कहीं कोई घटना दुर्घटना हो जाती है, समय पे ना एम्बुलेंस पहुंचती है, डॉक्टर्स तो है ही नहीं हॉस्पिटलों में। हॉस्पिटल तो कई हमारे जैसे सीधी में जिला चिकित्सालय है, कोई भी ऑपरेशन सीधी जिला चिकित्सालय में नहीं होता, सब रिफर कर देते हैं रीवा में। और रीवा में भी पहुंचने के बाद ये स्थिति होती है कि डॉक्टर्स यहाँ टाइम देते नहीं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, और सारे लोग फिर मजबूरी में हॉस्पिटल्स में जाना पड़ता है, प्राइवेट हॉस्पिटलों में, या तो नागपुर, जबलपुर, बनारस, इलाहाबाद। ये हालात है हमारे प्रदेश के। और दुख तो तब होता है जब यहाँ से प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हो और स्वास्थ्य विभाग का उनके पास महकमा हो, और अपने प्रदेश में तो छोड़िए, प्रदेश में तो दुर्दशा है ही, कम से कम अपने संभाग में ही ठीक करा लो। इतना तो डर होना चाहिए, इतनी तो पकड़ होनी चाहिए। अब इसमें तो दो ही चीज समझ में आता है, या तो मोहन यादव जी डिप्टी सीएम या स्वास्थ्य मंत्री को कुछ समझते ही नहीं है, या तो आपकी चल नहीं रही है, या तो फिर आप अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा सवाल है। ये कांग्रेस पार्टी और विंध्य रीजन की जनता आपसे ये सवाल कर रही है। सत्याग्रह के कार्यक्रम में आयोजित इस प्रेस वार्ता में हमारे साथ उपस्थित हैं हमारे प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष सम्मानित उमंग सिंगार जी, सम्मानित CWC के सदस्य, पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक सम्मानित कमलेश्वर पटेल जी, सम्मानित सिमरिया क्षेत्र से विधायक अभय मिश्रा जी, सम्मानित महिला कांग्रेस कमेटी की प्रदेश अध्यक्ष विभा पटेल जी, सम्मानित हमारे पूर्व सांसद वरिष्ठ नेता जिले के राजमणि पटेल जी, सम्मानित नगर के महापौर अजय मिश्रा बाबा जी, सम्मानित शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष लखनलाल जी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी की महामंत्री कविता पांडे जी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी की सचिव शीला त्यागी जी, सम्मानित वर्तमान विधायक दिनेश गुर्जर जी, हमारे सम्मानित विधायक साथी चैन सिंह जी, और यहाँ पर उपस्थित कांग्रेस पार्टी के सभी सहयोगी साथी। मैं इस प्रेस वार्ता में सभी आए हुए मीडिया के साथियों का कांग्रेस पार्टी की ओर से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूं। और अब मैं अनुरोध करता हूं हमारे नेता प्रतिपक्ष सम्मानित उमंग सिंगार जी से और कमलेश्वर पटेल जी से कि अपनी बातें मीडिया के साथियों के बीच में रखें।